एवरीवन, मैं वेलकम करती हूँ आपका आपकी केमिस्ट्री की क्लास में। हम आज केमिस्ट्री में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस जो हैं वो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के लिए यूज़ होती हैं। और इसके अलावा हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो अपने टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, HP पटवारी, पुलिस, HP टेट, TGT एंड अदर बैंक क्लरिकल एंड अदर क्लरिकल एग्ज़ाम्स की जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है। इस जो सेशन है इसमें मैं स्पेशली आपको बताने जा रही हूँ टेट के बारे में, HP टेट के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने HP टेट के अंडर आने वाली तीनों स्ट्रीम्स आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अभी अपकमिंग जो है वो टेट एग्ज़ाम नवंबर में आने वाला है। तो अगर आप भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए और इस तरह का आइकन आपको नीव इंस्टीट्यूट पे मिलेगा। उसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के आपके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको रहेगा वो है 1 वीक डेमो फ्री। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस में 1 वीक डेमो फ्री दिया जाता है ताकि जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं वो एनालाइज कर पाएँ कि क्या जो उनका कोर्स है, जो उनका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, क्या हम उसके अकॉर्डिंग उनको प्रेपरेशन करवा पा रहे हैं, क्या जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो उनको समझ आ रहा है और उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो इसके लिए जो है हमारा 1 वीक डेमो फ्री जो है वो बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए रहता है। 1 वीक तक फ्री डेमो लेने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एनरोल हो सकते हैं हमारी क्लासेस में, अदरवाइज आप जो है वो क्विट कर सकते हैं। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी जो है वो रहता है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी फ़ीस रहेगी टेट के लिए वो है 1999 रुपीज़। और इस फीस में भी जो है हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं BPL स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें बिना किसी प्रॉब्लम से। और HP टेट में मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो है वो सेक्शन करवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। तो केमिस्ट्री में जो है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अपनी लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है, सस्पेंशन क्या होते हैं, कोलाइड क्या होते हैं, सोल्यूशन क्या होते हैं, उसमें पार्टिकल साइज क्या रहता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। अब हम जानेंगे कि किसी मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अगर हमने सेपरेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। जो आप अक्सर जो है वो ब्लू ब्लैक इंक यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो डाई की बनी होती है। समझ रहे हैं आप, जो ब्लू ब्लैक इंक है वो डाई है एक प्रकार की, ठीक है। तो आप को दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर, ठीक है। जब हम डाई को वाटर में डालते हैं, जब ब्लू डाई को वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो ब्लू कलर आएगा, ब्लैक को डालेंगे डाई को तो ब्लैक कलर आएगा। तो इंक इज अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर। We can separate the volatile and non-volatile solute by the method of evaporation। तो डाई को हम ब्लू ब्लैक इंक से किस मेथड से सेपरेट कर पाएंगे, इवेपोरेशन। और यहाँ पे दो टर्म्स आपने देखी, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। देखो वोलेटाइल वो होते हैं, ठीक है, सॉल्यूट
जो आप गर्म करते हैं और एकदम से जो है वो इवेपोरेट हो जाते हैं, जिनका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा लो रहता है, वो जल्दी से वो है वो वेपर बन जाते हैं। और नॉन वोलेटाइल वो होते हैं वो जो जल्दी से वेपर नहीं बन जाते। तो जब हम डाई की बात करें, ठीक है, डाई इन वाटर में डालेंगे हम तो ब्लू ब्लैक इंक बनेगी। तो जब हम उसका जो आपकी इंक है उसको हम इवेपोरेट करेंगे तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और डाई जो है वो रह जाएगी जो जिसमें कलर होगा। तो डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक वी कैन सेपरेट विद द मेथड ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि जो डाई है, ठीक है, वो नॉन वोलेटाइल है और वाटर जो है वो वेपोरेट हो जाता है, उसमें प्रॉपर्टी है कि वो वोलेटाइल है, समझ रहे हैं। और वोलेटाइल सल्यूट भी बहुत प्रकार के होते हैं, कोई जल्दी मतलब इवेपोरेट होते हैं, कोई लेट इवेपोरेट होते हैं। तो जो डाई है आपकी, ठीक है, वो इवेपोरेट नहीं होगी, जो है आपका वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और इस प्रकार हम ब्लू ब्लैक इंक से डाई जो है वो निकाल पाएंगे। सेकंड है हमारा सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। आई थिंक आप सबको पता होगा, घरों में यूज़ करते हैं हम, मिल्क से क्रीम कैसे निकाली जाती है। तो इसके लिए प्रोसेस यूज़ होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या प्रोसेस यूज़ होती है? सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में आप क्या देखते हैं? द denser particles are forced towards the bottom एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप। ठीक है, जो डेंसर पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो बॉटम पे आ जाते हैं और लाइटर पार्टिकल जो है वो टॉप पे आ जाते हैं। जैसे दूध से आप क्रीम निकालते हैं तो लस्सी नीचे रह जाती है और जो क्रीम होती है आपकी, ठीक है, वो जो है वो ऊपर आ जाती है, जिसको आप बटर बोलते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। की सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड है, एक तो वो दूध मिल्क से जो है वो क्रीम निकालने के लिए होता है, ठीक है, और किस तरह यूज़ होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका एप्लीकेशन में, यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ठीक है, तो अगर ब्लड और यूरिन टेस्ट हम करवाते हैं तो वहाँ पे भी जो है वो उसमें जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है वो हम सेंट्रीफ्यूगेशन से फाइंड आउट करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो है वो लेबोरेटरीज में ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए जो है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट है बटर फ्रॉम क्रीम, जो आपको पता है, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। ठीक है, तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक है, जो मशीन में आप कपड़े सुखाते हैं तो वहाँ पे जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो यूज़ होती है। आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जैसे हाउ टू सेपरेट डाई फ्रॉम द इंक, विच प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन जो है, या इवेपोरेशन, ठीक है, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस तरह से आएगा। तो जितने भी मैं प्रोसेसेस करवाऊंगी उनको अपने अच्छे से समझना है और उसके अंदर जो एग्जांपल करवाऊंगी वो भी समझने हैं, ठीक है, तभी आप जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो क्लिक कर पाएंगे। आगे है सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अब इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते, ठीक है, ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते वो होते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो जैसे आपका ऑयल एंड वाटर है, तो क्या वो ऑयल एंड वाटर मिक्स हो जाता है? नहीं, ऑयल ऊपर तैरता रहता है, वाटर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड जो इमिसिबल हो, आपस में मिक्स ना हो, वहाँ हम उन्हें सिंपल सेपरेटिंग फनल से जो है वो निकाल सकते हैं। आप उनको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, तो एक लिक्विड जो है वो ऊपर आ जाएगा जो हल्का होगा, दूसरा नीचे रह जाएगा और सेपरेटिंग फनल से जो है वो आप उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, टू इमिसिबल लिक्विड्स का एग्जांपल यहाँ पे है केरोसिन ऑयल एंड वाटर। ठीक है, आगे है सेपरेशन ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। कि साल्ट और अमोनियम क्लोराइड है आपके पास, ठीक है, वो सॉल्ट में मिक्स है, किसी सॉल्ट में, सॉल्ट कोई भी हो सकता है, तो वो कैसे जो है वो निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। साल्ट तो पता है आपको, सॉल्ट है, किसी भी चीज़ का हो सकता है और सॉल्ट में इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, बहुत चीज़ों का बना होता है। लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेट सब्सटेंस है। अब सब्लिमेट सब्सटेंस क्या होते हैं? सोचिए आप, क्या होते हैं सब्लिमेट सब्सटेंस? तो आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी जब मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, तो ऐसे सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो
सीधे ही गैस में चेंज हो जाते हैं, उनको बोलते हैं सब्लिमेट सब्सटेंस, और उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, जब सॉलिड से जो है वो डायरेक्ट गैस बन जाती है। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे आपको एग्जांपल बताया था नेफ्थलीन बॉल्स का, जो हम कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए लगाते हैं ना, नेफ्थलीन बॉल्स घरों में। ठीक है, तो वो एक एग्जाम्पल है आपका किसका, सब्लिमेट सब्सटेंस का। तो सब्लिमेट सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड आपका सब्लिमेट वाला सब्सटेंस है, और सॉल्ट पता है उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, और वो नॉन सब्लिमेट है। तो ऐसे जो कंपाउंड, ठीक है, जैसे अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, मिक्सचर है ये एक, तो अमोनियम क्लोराइड आपको पता है कि सब्लिमेट हो जाता है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस से जो है वो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेट होने वाला सब्सटेंस है, सॉल्ट जो है नॉन सब्लिमेट सब्सटेंस है। ठीक है, दीज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस और कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। लेकिन यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्सटेंस जो है सब्लिमेट हो सकते हैं, उन्हीं को जो है वो सब्लिमेशन प्रोसेस से जो है वो सेपरेट किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल हैं सब्लिमेट होने वाले सॉलिड, जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, कपूर जिसको बोलते हैं, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। नेफ्थलीन बॉल्स तो हम घरों में यूज़ करते हैं, तो याद रखना है इनके साथ किसी चीज़ का कंपाउंड आ गया कोई साथ में इनके, और आपसे पूछा कि ये किस तरह से जो है वो सब्लिमेट जो है वो सेपरेट होंगे मिक्सचर, तो ये होंगे सब्लिमेशन प्रोसेस से। और वो कौन कौन है, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स एंड एंथ्रासीन। नेक्स्ट है आपका क्रोमेटोग्राफी, जो आपने लैब में बहुत बार की होगी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोम होता है कलर्स। ठीक है, तो दिस टेक्निक इज यूज टू सेपरेट दो सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ठीक है, तो किसी सॉल्वेंट में जब बहुत सारे सॉल्यूट डिजॉल्व हों तो उनको हम क्रोमेटोग्राफी से जो है वो सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे कलर्स इन अ डाई। अब डाई जो होती है आपने इवेपोरेशन करके जो है वो वाटर निकाल दिया, डाई रह गई, लेकिन जो डाई है उसमें डिफरेंट कलर होते हैं, तो उन कलर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम, क्रोमेटोग्राफी से। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल ब्लड बाय क्रोमेटोग्राफी, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड बाय क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, जब एक बहुत सारे सल्यूट जो है वो सेम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हों तो उनको हम क्रोमेटोग्राफी से जो है वो सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल्स हैं आपके कलर्स इन अ डाई, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल ब्लड एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। पीछे मैंने पढ़ाया इमिसिबल लिक्विड्स, अब यहाँ पे है मिसिबल लिक्विड। तो मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, जो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब उनको इमिसिबल लिक्विड को तो हम नॉर्मली सेपरेटिंग फनल से जो है वो सेपरेट कर देंगे। अब जो मिसिबल हैं उनको कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट प्रोसेस है डिस्टिलेशन। ठीक है, ये कौन से दो प्रोसेसेस हैं, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इनमें डिफरेंस है, तो वो क्या डिफरेंस है। जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है इट इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखना डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम उन दो मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस हो। मतलब जैसे मान लो एक का बॉइलिंग पॉइंट 25 हो, दूसरे का 100 या अबव 100 हो, तो ऐसे जो हैं लिक्विड, ठीक है, जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस हो और आपस में मिक्स हो जाते हों, उनको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से जो है वो सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा है एसीटोन एंड वाटर। तो आपको पता है एसीटोन मतलब अल्कोहल की एक फॉर्म है। ठीक है, तो वो जल्दी जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आएगा और वाटर का बाद में आएगा। तो ऐसे जो है वो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब दूसरी प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसे मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने में आती है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस हो। जिनके बॉइलिंग पॉइंट में लिक्विड्स में ज़्यादा डिफरेंस हो उसके लिए डिस्टिलेशन, और
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उन मिसिबल लिक्विड्स के लिए जिनकी बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम फ़र्क हो, मतलब दोनों साथ साथ में हो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब लेस देन 25 केल्विन हो। जैसे एक का 10 है तो दूसरे का 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, मतलब बहुत कम डिफरेंस है, तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है वो सेपरेट करते हैं। तो इस प्रोसेस से हम क्या क्या सेपरेट कर सकते हैं? सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है, जो डिफरेंट गैसेस होती हैं एयर में, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको हम जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है। एंड सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे, आपको पता है, वाया प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनको पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है, जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते होते हैं तो हर कुछ डिग्री के बाद हमें नया ही प्रोडक्ट पेट्रोलियम से मिल जाता है। तो ऐसे जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उन जिनमें बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम अंतर हो, मतलब 25 केल्विन का, ठीक है, लेस देन 25 केल्विन, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है वो सेपरेट करते हैं। तो डिस्टिलेशन कहाँ यूज़ होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ यूज़ होती है, ये आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और मतलब टेम्परेचर का इसमें क्या प्रभाव है, तो आप एग्जांपल फिर वहाँ पे पेपर में अच्छे से कर पाएंगे। जैसे मैं बॉइलिंग पॉइंट बताऊँ कि हम गैसेस सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होंगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्योंकि उनके बीच में मैंने यहाँ पे बताया कि बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होता है तो नाइट्रोजन सबसे पहले सेपरेट होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बाद में सेपरेट होगी, क्योंकि उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कूल करने की बात करूं, इफ़ यू कूल द गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर देन O2 गेट कूल्ड फर्स्ट। तो अगर हम प्रेशर, आपको पता है जब हम गैसेस पे प्रेशर लगाते हैं तो वो लिक्विफाई हो जाती हैं, उनके पार्टिकल्स नज़दीक आते हैं और वो लिक्विफाई हो जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं, तो अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं डिफरेंट गैसेस पे तो ऑक्सीजन गैस जो है वो सबसे पहले जो है वो कूल हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, वो है प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। ये आपने अपनी लैब्स में, कॉलेज टाइम में और स्कूल टाइम में बहुत बार किया है। आप हमेशा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाते थे, तो प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, उसके इम्प्योर सैंपल से हम उनको धोते थे, फिर बॉयल करते थे, कई प्रोसेसेस करते थे, तो उस सारा मेथड को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। और फाइनली जो है हमें प्योर कॉपर सल्फेट जो है वो मिल जाता था, ठीक है। तो प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल हम फाइंड आउट करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। और क्रिस्टलाइजेशन मेथड के और क्या क्या जो हैं वो बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है, तो प्योरिफिकेशन ऑफ साल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। देखो, हमें सी वाटर की जब हम इवेपोरेशन करते हैं, उसको इवेपोरेशन के लिए रखते हैं, तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और नीचे हमें सॉल्ट मिल जाता है। लेकिन जो सॉल्ट होता है वो प्योर नहीं होता, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो सॉल्ट को अगर प्योर करना हो हमें, तो हम यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि इसमें हम जो है वो प्योर फॉर्म जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं इम्प्योर सैंपल से, ठीक है। दूसरा है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ अलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ठीक है। अलम जो होती है, फिटकरी होती है आपकी, ठीक है, उसके भी क्रिस्टल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं इम्प्योर सैंपल से। तो प्योर जो है चीज़ पाने के लिए, ठीक है, जैसे सॉल्ट हमने पाना है प्योरीफाई करके, तो उसको हम यूज़ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। ये भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो है वो क्या होते हैं, देखिए फिजिकल चेंजेस, फिजिकल मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज को हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। अब फिजिकल चेंज पढ़ते हैं पहले कि वो क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस। देखिए फिजिकल चेंजेस क्या होती हैं, जैसे अपीयरेंस है, साइज है, कलर है, ठीक है, स्टेट है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ किसी सब्सटेंस की होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, क्योंकि ये चेंज होती रहती हैं। ए चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है
तो उस चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। इट्स टाइप ऑफ चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। जो ये चेंज होते हैं फिजिकल अपीयरेंस में, ये जनरली रिवर्सिबल होते हैं, हम इनको रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि इनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, कोई नया केमिकल चेंज नहीं होता। जैसे हम एग्जांपल हैं, सबसे पहले तो फिजिकल का एग्जांपल आपका आइस है, ठीक है। आइस से क्या बन जाता है जब वो मेल्ट होती है? वाटर बन जाता है। वाटर से जो है बॉइलिंग पॉइंट, जब हम उसको बॉयल करते हैं तो गैस बन जाती है। जब गैस को कंडेंस करते हैं तो वाटर बन जाता है, और वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो आइस बन जाती है। तो ये फिजिकल चेंज है। वाटर तो वाटर ही रहा, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। समझ रहे हैं ना आप? सब में क्या रहा? वाटर ही रहा वो, ठीक है। हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में उसको बदल देते हैं, ठीक है। तो मेन जो उसमें चीज़ रही वो वाटर ही रहा। गैस बन के वाटर की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, लेकिन वो है जब कंडेंस करेंगे फिर वाटर बन गया। समझ रहे हैं आप इस बात को? ऐसा नहीं है कि वो ऐसा चेंज हो गया वाटर का कि दोबारा हम उसको वाटर ही नहीं बना पाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमने जो उसको चेंज किया उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो दोबारा से हमने उसको क्या है, वाटर बना दिया। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, चौक डस्ट। अगर आप चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, चौक घिसती रहती है, नीचे गिरती है, ठीक है। अब आप उसमें थोड़ा सा पानी लगाइए, ठीक है, फिर से उसको जो है वो अच्छे से उसकी शेप बना दीजिए, तो फिर से वो चौक बन जाएगी। समझ रहे हैं आप उसको? तो उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, वो चौक ही रही, उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। समझ रहे हैं? तो ऐसे चेंजेस जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो, कोई नया सब्सटेंस ना बने, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट है आपका केमिकल चेंजेस। चेंजेस है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज क्या होते हैं? इन केमिकल चेंजेस अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। केमिकल चेंजेस में एक नया सब्सटेंस बन जाता है। अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंज होगा उसमें नया सब्सटेंस बन जाएगा, और उस नए सब्सटेंस से आप पुराने वाला सब्सटेंस जो है वो नहीं बना पाएंगे। वो होते हैं आपके केमिकल चेंजेस। और केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में जो है वो नया सब्सटेंस बनता है। और मैं एग्जाम्पल बताऊं आपको कि जब हम केमिकल चेंजेस करते हैं तो क्या क्या होता है। देखिए, जब कोई केमिकल चेंज होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, या कोई रेडिएशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मतलब कोई एनर्जी निकले हीट लाइट की फॉर्म में या रेडिएशन की फॉर्म में, तो उसका मतलब हुआ कि वो एक क्या है, वो एक केमिकल चेंज है, ठीक है। साउंड में भी प्रोड्यूस, कई बार आप ऐसे कोई चेंज करते हैं तो वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड प्रोड्यूस होने का मतलब है कि कोई केमिकल चेंज हुआ। चेंज इन स्मेल, जब किसी सब्सटेंस की स्मेल चेंज हो जाती है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल रिएक्शन से जो है उसकी स्मेल में चेंज हो गया। आप दोबारा से, जैसे आपका फूड है वो खराब हो जाता है, ठीक है, आजकल बरसात का मौसम है, जल्दी खराब हो जाया करेगा, ठीक है, तो उसकी स्मेल में जो है वो चेंज हो जाती है। आप दोबारा से उसको उस जो अच्छे वाला फूड है, आपका जो दाल है, मान लो आपने 2 दिन बाहर रखी है, उसकी स्मेल चेंज हो गई, खराब हो गई, कि दोबारा से आप उसको अच्छे वाली दाल बना सकते हैं? नहीं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जब आ जाएंगी, हीट लाइट रेडिएशन निकलेगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, या चेंज इन स्मेल होगा, या कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो कलर चेंज है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में भी आता है, केमिकल प्रॉपर्टी में भी आता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी में एक अकेला कलर चेंज नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और गैस में भी फॉर्म्ड, ठीक है, गैस बन सकती है। तो मैं अगर आपको एग्जाम्पल से बताऊं सारे चेंजेस तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस आपको पता है सन लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, और क्लोरोफिल लीफ जो होती हैं प्लांट्स की, वो क्या करती हैं, अपना जो है वो फूड बनाती हैं, तो वो केमिकल चेंज है एक, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, जब कोयला जलता है तो क्या होता है, जल गया, वो कार्बन पार्टिकल्स उसने छोड़ दिए, तो क्या दोबारा वो कोल है, ये कूल नहीं है, कोल, आई थिंक यू नो द स्पेलिंग कोल, ठीक है। तो दोबारा से क्या वो कोल बनेगा? नहीं, तो वो एक केमिकल चेंज है। बर्निंग हमेशा ही केमिकल चेंज है, क्योंकि बर्निंग में क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जब बर्निंग होती है तो कार्बन निकलता है, तो दैट इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। आगे है
कि मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगी, आप के साथ डिस्कस करूंगी, आप अच्छे से जो है वो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस जो है वो समझ जाएंगे। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। ठीक है, देखिए जब कैंडल जलती है आपकी तो वैक्स मेल्ट करती है और नीचे गिरती है। ठीक है, जो नीचे गिर गई वैक्स वो रही क्या, वैक्स ही रही। जो आपकी कैंडल में थी वो भी वैक्स है, जो मेल्ट करके नीचे गिरी वो भी वैक्स है। तो वो एक फिजिकल चेंज है, समझ रहे हैं आप, वो क्या है, एक फिजिकल चेंज। लेकिन मैं आपसे बात करूं कि बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जो है वो जल रही है, बर्निंग कैंडल, बर्निंग कैंडल, कैंडल जो है वो जल रही है। तो इसका क्या मतलब है कि जो कैंडल है वो जल रही है, कैंडल जल रही है तो एक प्रोसेस तो हो रही है, वैक्स मेल्ट हो रही है, तो वो हो गया आपका फिजिकल चेंज। समझ रहे हैं, कैंडल जल रही है, बर्न हो रही है, तो एक तो मेल्ट वैक्स हो रही है, वो हो गया आपका फिजिकल चेंज। दूसरा क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस क्या हुए, हीट, लाइट एंड धुआं निकल रहा है, कार्बन जल रहा है। ठीक है, तो वो हुए आपके केमिकल चेंजेस। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में दो टाइप के चेंजेस होते हैं, जब मेल्ट वैक्स होती है तो फिजिकल चेंज, और हीट लाइट प्रोड्यूस होती है तो केमिकल चेंज। लेकिन पेपर में अगर आपको दोनों ऑप्शंस आएंगी, बोथ ऑफ दिस, तो बोथ होगा। ठीक है, या फिर आपको केमिकल चेंज आ गया, क्योंकि बर्निंग इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स आया तो वो केमिकल चेंज नहीं, क्योंकि अगर वैक्स सिर्फ मेल्ट हो रही है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स मतलब वैक्स मेल्ट ही हो रही है, तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। समझ रहे हैं, वहां पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। आगे है फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स। आपने अपने घरों में देखा होगा, ठीक है, जो पुरानी लीव्स हैं गल सड़ जाती हैं, उनसे मैन्योर बन जाती है। ठीक है, तो क्या वो फिजिकल चेंज है, गलत, दैट इज नॉट फिजिकल चेंज, यहाँ गलत टाइप हुआ है, दैट इज अ केमिकल चेंज। क्यों, क्योंकि जो खाद बन गई आपकी लीफ से, पुरानी गल सड़ गई। ठीक है, आप उसको वैसे भी गोबर के डंग जो होता है रखते हैं खेतों में, तो आप पुरानी गली सड़ी लीव्स भी डाल देते हैं, तो उनसे खाद बन जाती है। तो क्या दोबारा से वो लीव्स बनेगी, नो। तो फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ केमिकल चेंज, एक खाद बन गई, मैन्योर बन गई, नया सब्सटेंस बन गया। क्या वो खाद जो है वो लीफ है, नो, नया सब्सटेंस बना, तो वो केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड जो आपकी बॉडी में होता है वो भी केमिकल चेंज है, आप सबको पता है किस तरह से। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, जो स्टीम है, ठीक है, स्टीम क्या होती है आपकी, स्टीम होती है, क्या होती है, गैस ही है स्टीम भी। ठीक है, जब वो कंडेंस होती है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है आपका लिक्विड। क्या बनाता है, लिक्विड। और मैंने कहा है कि लिक्विड में क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म चेंज होती है, तो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम से लिक्विड बना, आप फिर से उसको बॉयल कीजिए, फिर स्टीम बन जाएगी, तो दैट इज द फिजिकल चेंज। आगे है बीटिंग ऑफ एल्युमिनियम टू मेक थिन शीट्स, होगा यहाँ पे थिन शीट्स, बीटिंग ऑफ एल्युमिनियम टू मेक थिन शीट्स। अगर हम एल्युमिनियम जो मेटल है उसको बीट करके उसकी थिन शीट्स बना दें, ठीक है, तो वो फिजिकल चेंज होगा। आप सोच रहे होंगे फिजिकल चेंज क्यों होगा, भाई फिजिकल चेंज ही होगा, क्योंकि जो एल्युमिनियम मेटल है वो एल्युमिनियम ही रही, चाहे वो शीट बन गई, उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, वो मोटे से जो है वो पतली परत में आ गई, शीट्स में आ गई। ठीक है, एल्युमिनियम बीट करके जो है वो शीट्स बन गई, लेकिन रही वो क्या, मेटल, एल्युमिनियम ही रही, उसकी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुई, उससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो इस तरह से एग्जाम्पल हैं आपके फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के। ठीक है, तो आपने अच्छे से जो है वो ये टॉपिक्स देख लेने हैं। ये यहाँ से जो है वो आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक और एग्जांपल है यहाँ पे, बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज, मैंने बताया आपको, और मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ वैक्स में जो है वैक्स मेल्ट हो रही है, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है वहाँ पे, सिर्फ वैक्स ही मेल्ट हो रही है, बात ही लिखी है ना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो फिजिकल चेंज। एंड बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं आप, ठीक है, तो वो बर्न करता है, बर्निंग इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। ठीक है, रस्ट ऑफ आयरन केमिकल चेंज, क्योंकि आपने पढ़ा है रस्ट क्या होती है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 जिसको बोलते हैं, मैंने कराया हुआ है पिछले क्लासेस में, तो वो भी एक नया सब्सटेंस बनता है, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। तो इस ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपने अच्छे से देखनी हैं, क्योंकि एग्जाम में चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।